एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन यूपीएससी। मेरा नाम है गौरव इंगोत्रा और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस टॉपिक को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा और जो वीडियो का पार्ट 2 है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो हर बार की तरह अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, एसएससी की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेके, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है वो डील करता है इंडियन यूनियन और उसकी टेरिटरीज के साथ, एंड इट हैज़ 4 आर्टिकल्स, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। और अगर हम स्टेटमेंट की बात करें आर्टिकल 1 की, तो इट स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो जो आर्टिकल 1 है वो दो चीज़ों के साथ डील करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डील्स विद नेम ऑफ अवर कंट्री, एंड सेकेंडली इट डील्स विद द टाइप ऑफ पॉलिटी दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। तो इंडिया में किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप है और इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है, इन दो चीज़ों के साथ आर्टिकल 1 डील करता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है। तो अगर उसकी स्टेटमेंट को आप देखो तो स्टेटमेंट क्लियरली ये कहती है कि इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब इंडिया जो कि भारत है। तो ये दोनों ही हमारी कंट्री के ऑफिशियल नाम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कंट्री के ऑफिशियल नाम दो क्यों हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हिंदुस्तान हमारी कंट्री का ऑफिशियल नाम नहीं है। हमारी कंट्री के दो ही ऑफिशियल नाम हैं, और वो क्या है, इंडिया और भारत। तो देखिए क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूशन पे काम चल रहा था, तो वहाँ पे एक डिबेट चल रही थी कि हमारी कंट्री का ऑफिशियल नाम क्या होगा। तो कुछ मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो इस बात के फेवर में थे कि जो ट्रेडिशनल नाम है इंडिया का, भारत, उसको अडॉप्ट किया जाए एज ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। जबकि कुछ मेंबर्स चाहते थे कि जो मॉडर्न नेम है इंडिया, उसको हमारी कंट्री का ऑफिशियल नेम अडॉप्ट किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इस डिबेट का जो रिजल्ट निकला, उसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने दोनों ही नाम अडॉप्ट कर लिए और दोनों ही नाम हमारे ऑफिशियल नाम बन गए। देन सेकेंडली आर्टिकल 1 में इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हालांकि हमारे यहाँ पे क्या है, फेडरलिज्म है, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें फेडरेशन वर्ड यूज़ करना था, बट हमने वो वर्ड ना यूज़ करके यूनियन वर्ड क्यों चूज़ किया। तो देखिए इसके कुछ रीजंस हैं। तो उनको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम देखें तो यूएसए इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यूएसए के केस में क्या हुआ था कि जो सारी स्टेट्स हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और वो साथ आके एक यूनियन बनाई थी उन्होंने। जबकि इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। इंडिया के केस में स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। उसके बाद जो यूएसए की स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर रहती है, वो कभी भी चाहें तो वो यूनियन से सिसीड कर सकती हैं, मतलब वो यूनियन से सेपरेट हो सकती हैं। जबकि इंडियन स्टेट्स के पास ऐसी कुछ पावर नहीं है। तो देखिए इंडियन स्टेट में क्या है कि हमने अगर स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है तो हमारा पर्पस था कि एक कन्वीनियंस हो जाए, हमने स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको सेपरेट किया था। बट हम एक सिंगल यूनिट है, मतलब कंट्री की एक इंटेग्रल पार्ट है, मतलब कंट्री का। तो अब देखिए अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी अपनी स्टेट्स की बाउंड्री को अल्टर नहीं कर सकती बिना उस स्टेट की मर्जी के। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट्स की बाउंड्री को स्टेट की कंसेंट के अलावा भी अल्टर कर सकती है। मतलब एक स्टेट को वो दो स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या दो स्टेट्स को मर्ज करके एक बड़ी स्टेट भी बना सकती है इंडियन पार्लियामेंट। तो इसी वजह से यूएसए को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जबकि इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो इंडिया का फेडरलिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरलिज्म ऑफ यूएसए। तो इसी वजह से हमने
वर्ड जो यूज़ किया वो यूनियन यूज़ किया, ना कि फेडरेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 1 में, और वो ये है कि इंडियन टेरिटरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आ जाएगा। तो इंडिया की टेरिटरी में आ जाएंगी सारी की सारी स्टेट्स, देन यूनियन टेरिटरीज, और ऐसी टेरिटरीज जिनको इंडियन यूनियन ने एक्वायर किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी टेरिटरीज जो इंडिपेंडेंस के टाइम तो इंडिया का पार्ट नहीं थी, बट बाद में वो इंडिया का पार्ट बन गई। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल गोवा, सिक्किम, पुदुचेरी एटसेट्रा। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। और जो 2 मोस्ट रिसेंट मॉडिफिकेशंस आई हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और उसके बाद जो 2 यूनियन टेरिटरीज थी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, उनको मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन अगर आपके एग्जाम से पहले आए तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। और उसके बाद कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी ये चीज़ आप रिवाइज कर लें, क्योंकि ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। Then Article 2 of Indian Constitution deals with the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India. तो देखिए, अगर यूनियन ऑफ इंडिया में एक नई स्टेट को या एक नई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करना है, उसको शामिल करना है यूनियन ऑफ इंडिया में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उन प्रोविजंस के साथ डील करता है आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि अगर कोई नई स्टेट या नई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करना है इन द यूनियन ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास वो पावर है। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसको भी पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर सकती है। तो इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा पुदुचेरी की। तो जो पुदुचेरी है, जिसको पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, वो एक फ्रेंच सेटलमेंट थी। और 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्वायर कर लिया फ्रॉम फ्रेंच पीपल, और उसके बाद से इसको एडमिनिस्टर किया जाता था एज एक्वायर टेरिटरी। बट अल्टीमेटली 1962 में पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया। तो इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वो है गोवा, दमन एंड दीव की। और ये जो 3 सेटलमेंट्स थी ये पुर्तगीज सेटलमेंट थी, और 1961 में इंडिया ने एक्वायर कर ली थी ये तीनों टेरिटरीज। तो 1987 में क्या हुआ कि गोवा को स्टेटहुड दे दी गई और दमन एंड दीव को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक नई स्टेट को, एक नई टेरिटरी को यूनियन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना है, उसको स्टेटहुड देनी है या उसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देना है, तो ये पावर किसके पास रहेगी? ये पावर रहेगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर कहाँ से मिलेगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिलेगी फ्रॉम आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। तो इससे पहले आर्टिकल 2 में हमने बात की कि इंडियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं जो कि इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उनको इनकॉर्पोरेट कर सकती है इन इंडियन यूनियन। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली क्या है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है, देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंगली अगर कोई चेंज आएगी तो उसमें या तो एक्सटर्नल टेरिटरी यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड की जाएगी, या तो एक इंडियन यूनियन की टेरिटरी को गिव अवे कर दिया जाएगा, किसी दूसरे नेशन को या मतलब दूसरी स्टेट को दे दिया जाएगा। तो दोनों केसेस में इंडियन यूनियन का जो मैप है उसमें चेंज आएगी एज अ होल, वो होगी आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंगली। बट आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो इंडियन यूनियन का मैप है वो एज सच रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी।
और जो चेंज आएगी वो स्टेट्स में आएगी, स्टेट्स की बाउंड्री में आएगी या स्टेट्स के मैप्स में आएगी। तो किस तरह की चेंजेस ला सकती है पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3? सबसे पहले तो किन्हीं दो स्टेट्स को कंबाइन करके एक बड़ी स्टेट बना सकती है, या फिर एक बड़ी स्टेट को बाइफरकेट करके उसमें से दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स भी बना सकती है पार्लियामेंट। एक किसी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है या किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है पार्लियामेंट। देन जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की उनको अल्टर किया जा सकता है, या इवन की नाम भी अल्टर किया जा सकता है स्टेट का। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा। आने वाले इस लेक्चर के पार्ट सेकंड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली हुई थी। बट यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा अपने पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो 2019 की हम बात करें तो 2019 में जो स्टेट ऑफ जे.एंड.के थी उसको बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसी तरह से 2014 में तेलंगाना वॉज मेड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अगर हम नाम की बात करें तो ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दो दूंगा कि यूनाइटेड प्रोविंस जो थी, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया इन द ईयर 1950। तो इसी तरह से मद्रास जो है, मद्रास का नाम भी चेंज कर दिया गया एज तमिलनाडु इन द ईयर 1969। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिससे मैं अपना पॉइंट क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट की कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि अगर पार्लियामेंट किसी तरह की चेंज ला रही है स्टेट की बाउंड्री में या स्टेट के नाम में, तो उस केस में क्या पार्लियामेंट को स्टेट की कंसेंट लेना ज़रूरी है? और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि अगर हम बात करें ये एरिया चेंज करने के कंटेक्स्ट में या नाम चेंज करने के कंटेक्स्ट में, तो स्टेट की पावर कहाँ तक रहती है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर पार्लियामेंट किसी तरह की चेंज लाना चाहती है किसी स्टेट के एरिया में या उसके नाम में, तो पार्लियामेंट को बिल्कुल भी स्टेट की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली वो उसमें चेंज ला सकते हैं। और अगर स्टेट की पावर की हम बात करें तो स्टेट के पास पावर है, अपनी डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया वो चेंज कर सकते हैं, डिविजन्स का एरिया चेंज कर सकते हैं। तो विद इन द स्टेट वो किसी भी तरह की चेंज ला सकते हैं, और इवन की डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स या तहसील्स के नाम भी स्टेट लेजिस्लेचर चेंज कर सकती है। बट पूरी स्टेट का नाम एज ए होल और उसका एरिया एज ए होल स्टेट चेंज नहीं कर सकती। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि स्टेट की पावर कहाँ तक रहती है और पार्लियामेंट की पावर कहाँ तक रहती है। तो देखिए, आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी चेंजेस पार्लियामेंट ने लाई एज पर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, उन चेंजेस को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कह सकते अंडर आर्टिकल 368। तो जो आर्टिकल 368 है, इट प्रोवाइड्स अस प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अब आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंगली ये तो क्लियर है कि जो चेंजेस पार्लियामेंट लाएगी एज पर आर्टिकल 2 एंड 3, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जो लॉज हैं ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी इनको आप पास करवा सकते हो। एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू आप इन चीज़ों को लागू कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया, और वो क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट अगर किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश करती है या इंडियन टेरिटरी का कुछ पोर्शन वो सीड करती है एक फॉरेन स्टेट को, मतलब एक फॉरेन स्टेट को वो इंडियन टेरिटरी का कुछ एरिया दे देती है, तो क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाएगा या नहीं? तो देखिए, क्या हुआ था, 1960 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो बरूबरी यूनियन है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो इसके बाद से एक पॉलिटिकल एजिटेशन हो गई कंट्री में, एक प्रोटेस्ट सा हो गया। तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट की पावर थी स्टेट्स के एरिया को कम करने की, इस पावर के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट इंडियन टेरिटरी के एक हिस्से को किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकती। मतलब पार्लियामेंट इंडियन स्टेट्स के एरिया को कम कर सकती है, बट उस एरिया को किसी दूसरी कंट्री को नहीं दे सकती। तो अगर ऐसा करना है, अगर पार्लियामेंट को इंडियन टेरिटरी का एक हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को देना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में उस एरिया को पाकिस्तान को देने के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1960 में, और जो टेरिटरी थी वो पाकिस्तान को दे दी गई। तो
उसके बाद एक और जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 1969 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ, उस बाउंड्री डिस्प्यूट के केस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ भी आप सेटल कर सकते हो। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अगर बाकी किसी भी तरह की जो मतलब ऑल्ट्रेशन है विद इन द कंट्री, या मतलब अगर एक्वायर करनी है कोई टेरिटरी, या इवन अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सेटल करना है, तो वो पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंगली कर सकती है। बट अगर इंडिया की टेरिटरी को गिव अवे करना है किसी दूसरी कंट्री को, तो उस केस में पार्लियामेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो ये था पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। Now we have two practice questions based on our today's session. Question 1 is, the term territory of India includes all the Indian states, all the union territories, acquired territories, and your options are only one, only two, one and two, and all of the above. और इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू फॉर्म अ न्यू स्टेट द ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। To form a new state, the opinion of the state legislature is binding on the president. To form a new state, the bill needs to be passed by the parliament by a simple majority. And to form a new state, the bill needs to be passed by the parliament by a special majority. And your options are 1 only, 1 and 3, 2 only, 1 and 4 only. तो आप क्या कीजिए, आप इनके आंसर करने की कोशिश कीजिए और आपके आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इनके आंसर आपके साथ शेयर करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।